बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा सेशन है वो है सेल्स मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से कि कॉस्मोसॉफ्ट बिजनेस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के शार्प प्रोडक्ट में सेल मैनेजमेंट सिस्टम किस तरह काम करता है, उसके प्रोसेस क्या है, उसके लिए क्या कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत होती है और उसके ट्रांजैक्शंस के फॉर्म्स किस तरह काम करते हैं। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं सेल्स मैनेजमेंट में सेटअप और सेटअप में कस्टमर। सबसे पहले सेल्स का मॉड्यूल यूज करने के लिए हमें कुछ मास्टर डेटा डिफाइन करना पड़ता है, जिसमें सबसे पहले है हमारे पास कस्टमर का फॉर्म, जिसको रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इसमें सबसे पहले हमारे पास पार्टी कोड आता है जो कि हम बाय डिफॉल्ट जनरेट करते हैं। उसके बाद हमने उसका नाम देना होता है, साथ में हमने ये बात बताना होता है कि ये सेल टैक्स में रजिस्टर्ड पार्टी है या नहीं है, क्योंकि इसकी बेस के ऊपर वो आगे टैक्स की कैलकुलेशन और फर्दर टैक्स या अनरजिस्टर्ड जो पार्टीज होती हैं उनके जो टैक्स के मैटर्स होते हैं उसको डील करता है। इस तरह इसको हम मजीद क्रेडिट पार्टी या इस डिफॉल्ट के चेक भी मार्क कर सकते हैं। इस डिफॉल्ट का मतलब कि हर फॉर्म के ऊपर बाय डिफॉल्ट यही पार्टी शो होगी, और अगर इसको क्रेडिट पार्टी भी मार्क करना है तो इसको क्रेडिट पार्टी भी मार्क कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ये जो पोर्शन है ये अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, अकाउंट्स के लिए, अगर आप हमारा पूरा सिस्टम यूज़ करते हैं और हमारा ERP पूरा आप यूज़ करते हैं और उसमें हमारा सेल्स सिस्टम आपके अकाउंट्स के साथ इंटीग्रेट होता है, तो हम यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन सेट करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे जो भी कस्टमर ओपन करते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट वो कस्टमर ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट्स के मॉड्यूल में ओपन हो जाता है और इंटीग्रेट हो जाता है। यानी सेल में जिस कस्टमर का जो भी अफेक्ट होगा अकाउंट्स में वो इस कस्टमर में जाएगा जो वहाँ पे ओपन होगा, जो यहाँ पे इंटीग्रेटेड है। ये बेसिकली सारा कुछ ऑटोमेटेड होगा। जस्ट एक तो आपको पूरी ERP यूज़ करनी होगी, दूसरा हमारे दोनों मॉड्यूल इंटीग्रेट होंगे। उस ERP को यूज़ करने के लिए हम जस्ट यहाँ से एक ग्रुप ऑफ बताते हैं कि ये जो कस्टमर है इसने इस ग्रुप के अंडर ओपन होना है। बिजनेस टाइप बताते हैं कि आपकी कंपनी लिमिटेड है, प्राइवेट लिमिटेड है, पार्टनरशिप है, ये जो कस्टमर है उसकी नेचर ऑफ बिजनेस टाइप क्या है। अटेंशन में हम उनके किसी एम्प्लॉय का नाम लिखते हैं जिसको हम रेफरेंस करते हैं या जिसके साथ हमारा काम चल रहा होता है। उसके बाद हमारे पास मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, NTN, NIC नंबर, STN और मास्टर पार्टी। बेसिकली मास्टर पार्टी भी बताते खुद एक कॉन्फ़िगरेशन है। हम मास्टर पार्टी को यहाँ पे सिलेक्शन से पहले ओपन करते हैं और उसकी बेसिस पे आपको कुछ रिपोर्ट्स वगैरह मिलती है। फॉर एग्जांपल अगर आपके बहुत ज़्यादा कस्टमर हैं, फॉर एग्जांपल आपकी कोई फ्रेंचाइज है KFC की, मैकडोनल्ड की, शूज़ की कोई फ्रेंचाइज है या कोई बेकरी कुछ भी फ्रेंचाइज है, तो उनकी सारी जो ब्रांचेज होंगी वो बेसिकली एक अलहदा से शॉप होंगे। फॉर एग्जांपल हम मास्टर पार्टी में ओपन करते हैं KFC और कस्टमर उसके सारे डिटेल वाइज ओपन करते हैं कि KFC मॉडल टाउन ब्रांच, KFC लिंक रोड ब्रांच, KFC बहरिया टाउन ब्रांच। तो जो हमारी मास्टर पार्टी होगी वो KFC होगी। तो कल हमने अगर कोई भी रिपोर्ट इस बेस पे देखनी हो कि हमने KFC को कितनी सेल की है, तो जस्ट मास्टर पार्टी की बेस के ऊपर वो चेक कर सकते हैं। पार्टी का कोई रेफरेंस नंबर होगा अपना, उसका अगर फैक्स नंबर है, ईमेल एड्रेस है, सिटी से बिलोंग करती है। अगर आपने क्रेडिट लिमिट सेट करनी है उसकी, क्रेडिट डेज सेट करने हैं कि इसके साथ जो आपकी टर्म एंड कंडीशन है क्रेडिट को कितने डेज की है, क्रेडिट लिमिट क्या होगी उसके आप सेट कर सकते हैं। प्रॉमिस कौन से बिलोंग करती है, कोऑर्डिनेट्स उसके, अगर आप जियो फेंसिंग के आपने उसके कोऑर्डिनेट्स गेट किए तो वो भी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। उसका कंप्लीट एड्रेस, अगर आपने उसको डिस्काउंट देना है वो भी आप यहीं पे डिफाइन कर सकते हैं। और अगर वो पार्टी किसी रेट लिस्ट से बिलोंग करते हैं, अगर आपका सिस्टम के रेट्स ऑलरेडी पहले से डिफाइन है और मल्टीपल लिस्ट हैं, तो वो किस रेट लिस्ट उस पर अप्लाई होगी तो हम उसको भी यहाँ पे साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। इस तरह टर्म एंड कंडीशन होगी और हम उसको सेव कर देंगे। यहाँ पे डील इनका मतलब है अगर हम उसके साथ कोई आइटम का सेकेंड हम इंटीग्रेट करते हैं तो जहाँ जहाँ भी ये आइटम शो होगा हमारे पास, तो उसके रिलेटेड वही पार्टी शो होगी जो हमने यहाँ पे मार्क की हुई है, या जहाँ पे ये पार्टी शो होगी तो उसके रिलेटेड
वो वाले आइटम आएंगे जो हमने यहाँ पे मार्क किए हुए हैं। लेकिन ये सारी कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड सेटिंग है, ये हमारी जनरल सेटिंग में नहीं आती। अगर आप सिंपल इसको नेम NTN या CNIC वगैरह दे देते हैं, जो इन्फॉर्म कुछ नेसेसरी फील्ड्स हैं, तो ये डेटा हमारा सेव हो जाता है। इसके बाद हमारे पास दूसरे नंबर पे है ब्रोकर या सेल्समैन। ब्रोकर और सेल्समैन में भी तकरीबन हमने वही सारी सेम फील्ड रखी जो हमारी कस्टमर या पार्टी के लिए होती है। तो इसमें भी हमने डेफिनेटली कोड ऑटोमेटिकली होगा, पार्टी नेम देंगे, नेम में ब्रोकर नेम आ जाएगा। अगर उसकी कोई अकाउंटिंग हमने अफेक्ट करना है तो उसको हम अकाउंटिंग कोड वगैरह बता देंगे। अगर उसकी कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है हम वो एंटर करके सेव कर देंगे। और यही ब्रोकर या सेल्समैन आगे हमारे सेल इनवॉइसेस, सेल ऑर्डर्स वगैरह पे शो होगा और इसकी बेस पे हम सारी रिपोर्टिंग आपको दिखा सकेंगे। इसके बाद हमारी आती है मास्टर पार्टी। जिस तरह प्रीवियस थोड़ा टाइम पहले मैंने आपको बताया था कि हम किसी भी कस्टमर को रजिस्टर करने के लिए हम मास्टर पार्टी भी रजिस्टर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे 10 KFC के हमारे कस्टमर्स हैं, लेकिन वो सारे KFC की फ्रेंचाइजीज है, तो हम एक मास्टर पार्टी बना लेते हैं KFC के नाम से और सिंपली इसको सेव कर देते हैं। ये हमारी सेव हो गई। और यही मास्टर पार्टी जब हम कस्टमर डिफाइन करते हैं तो हमारे पास कस्टमर पे शो हो जाती है। तो जब भी कोई भी फ्रेंचाइज KFC की होगी तो वहाँ पे मैं KFC साथ में सेलेक्ट करूँगा और ये मास्टर पार्टी की बेस पे हम आगे इस पे रिपोर्टिंग वगैरह जनरेट कर सकते हैं। इस तरह हमारे पास सबसे मेन और एक इम्पोर्टेंट जो मास्टर डेटा है वो है रेट लिस्ट आपका। कॉस्मोसॉफ्ट बिजनेस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड का जो प्रोडक्ट है ERP SARP, उसमें रेट लिस्ट हैंडल करने के 2 तरीके हैं। या तो हम सारे आइटम्स की पहले से एक रेट लिस्ट डिफाइन कर दें इन पैरामीटर्स की बेस के ऊपर जो आपको नज़र आ रहे हैं, और उसको हम पार्टी के साथ लिंक कर दें। तो जैसे ही पार्टी हम कहीं पे सेलेक्ट तो करेंगे तो वही रेट उसके अप्लाई होंगे जो हमारे आइटम के ऑलरेडी हमने रेट लिस्ट में डिफाइन किए होंगे। और दूसरी हमारा रेट ओपन होता है, यानी जैसे ही मैं कोई डॉक्यूमेंट बनाता हूं तो वहाँ पे रेट की ऑप्शन ओपन होते हुए मैं एक मिनिमल रेट वहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ। तो ये है हमारे पास रेट लिस्ट के ऑप्शन। रेट लिस्ट नंबर सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्रिएशन के लिए, किस डेट से किस डेट तक हमारी रेट लिस्ट एप्लीकेबल होगी, एक्सपायर किस डेट को होना है, उसने ओनली POS के लिए इस्तेमाल होनी है या ये सिर्फ POS के पैरामीटर हैं हमारे पास। उसके बाद उस रेट लिस्ट को कोई नाम हम दे सकते हैं। और यहाँ पे ग्रिड में हमारे पास जितने भी आइटम शो होंगे हम उनको यहाँ से रेट बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक आइटम शो हो रहा है मेरे पास, तो मैंने इसको रेट बता दिया कि ये 100 रुपीज़ का है। मैंने रेट लिस्ट सेव कर दी। सेव के बाद मैंने ये रेट लिस्ट एक्टिवेट कर दी। एक्टिवेट होने के बाद ये मेरे पास जब मैं रिफ्रेश करूँगा तो मेरे पास 1 नंबर सेल रेट एक्टिवेट हो गई। और अब तो जहाँ भी मैं ये 1 नंबर रेट लिस्ट को जिस पार्टी के साथ इंटीग्रेट करूँगा तो डेफिनेटली वहाँ पे यही रेट अप्लाई होंगे। और यहाँ पे हम लोकेशन, अगर हमारी 1 से ज़्यादा लोकेशन है तो हम हर लोकेशन के लिए रेट लिस्ट या हर सारी लोकेशन के लिए एक रेट लिस्ट भी डिफाइन कर सकते हैं। रेट लिस्ट में हमारे पास जो सेकंड स्टेप है वो रेट लिस्ट अपडेशन का है। अपडेट करने के लिए हमने एक नया मेन्यू बनाया हुआ है राइट बेस के ऊपर, जिस तरह उसमें आपको नजर आ रहा है। ये रेट लिस्ट नंबर 1, इसी तरह रेट लिस्ट नंबर 2 जिस तरह ये आ गई है। अगर हमने अपडेट करना होगा तो हम यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, वहाँ से नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैंने इस रेट को 200 करना है तो मैं अपडेट यहाँ से कर सकूँगा, वहाँ से रेट लिस्ट अपडेट नहीं होगी और इसके मुख्तलिफ राइट्स होंगे। जब रेट लिस्ट हमारी बन जाती है तो उसके बाद हम सिस्टम को बताते हैं कि इस रेट लिस्ट ने किन किन कस्टमर्स पे अप्लाई होना है। तो ये
हम इसको दो जगह से लिंक कर सकते हैं। अगर हम कस्टमर नया ओपन कर रहे हैं तो हम उसको कस्टमर की विंडो से, जब मैं कोई नया कस्टमर बना रहा हूँ, इस तरह ये हमारा कस्टमर बना हुआ है, तो यहाँ से मैं रेट लिस्ट उसको बता सकता हूँ, रेट लिस्ट नंबर 1 2 3 4 जो भी, अगर मैं नया बना रहा हूँ। अगर मैंने बल्क में बहुत सारे कस्टमर को एक ही रेट लिस्ट असाइन करनी है या किसी फिल्टर के ऊपर असाइन करनी है, तो मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि लाहौर के यूज़र्स को आप सेलेक्ट करें तो सारे आपके यूज़र आ जाएंगे और उसके ऊपर रेट लिस्ट नंबर 2 अप्लाई कर दें। मैंने उन सारों पे रेट लिस्ट नंबर 2 अप्लाई की और सेव कर दी। तो बल्क में रेट लिस्ट अप्लाई करने के लिए इस सिटी या प्रोविंस या रेट लिस्ट, जिसको पहले ये रेट लिस्ट लगी हुई है, पार्टी की बेस के ऊपर हम इसको अपडेट करने के लिए ये वाला फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। रेट लिस्ट के बाद हमारे पास जो अगला फॉर्म है वो है लाइसेंसेस का। अगर हमने कोई कस्टमर के लाइसेंस से रिलेटेड कोई नंबर, जिस तरह के DTRE नंबर, ड्यूटी टैक्स रिमिशन फॉर एक्सपोर्टर्स का कोई नंबर होता है, जो कस्टमर हमारे एक्सपोर्ट करते हैं तो उनको गवर्नमेंट एक पीरियड के लिए एक नंबर असाइन करती है और वो नंबर आपकी इनवाइस और बाकी डॉक्यूमेंट्स पे प्रिंट होता है। तो इस तरह के अगर कोई नंबर आपने कस्टमर के साथ लिंक करने हैं जो कि फॉर द पीरियड उनका एक यूनिक नंबर होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं एक DTRE नंबर बना रहा हूँ, उसका एक यूनिक नंबर होता है, उसकी एक डेट होती है एक्सपायरी की और वो उसे हम चलाते हैं, तो उसके लिए हम उसको क्या करते हैं, कस्टमर लाइसेंस उसको क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह कस्टमर के कोई भी यूनिक नंबर के लिए जो कि कस्टमर के साथ कुछ टाइम के लिए एसोसिएट हो, उसके बाद एक नया नंबर जनरेट हो जाए तो उसको हम कस्टमर लाइसेंस में ओपन कर सकते हैं। इसी तरह कस्टमर का एक और नंबर भी होता है जिसको हम EOUL भी कहते हैं, ये भी एक्सपोर्टर्स के लिए कोई एक लाइसेंसिंग का नंबर होता है। बेसिकली कस्टमर के लाइसेंस की जितनी भी डिटेल हम यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। अब हमारे पास आता है जोन मैनेजमेंट। बेसिकली ये फॉर्म हमारा काम करता है एरिया मैनेजमेंट के लिए। अगर आपने सेल्स को मॉनिटर करना है एरिया वाइज, रीजन वाइज या जोन वाइज, जहाँ जिस एरिया में आप सेल करते हैं या जो आपका टारगेटेड एरिया होता है, तो हम उसको कुछ हिस्सों में डिवाइड करते हैं बेहतर मैनेजमेंट के लिए, कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बेहतर मैनेजमेंट के लिए। तो वो जो और उसी के ऊपर हम क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉइज और पूरी टीम हायर करते हैं और उन्हीं के रिलेटेड हमें रिपोर्ट्स चाहिए होती है, तो वो सारी चीज़ हम यहाँ से मैनेज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने पंजाब में सेल्स करनी है तो मैं पंजाब का एक जोन बना लेता हूँ पंजाब के नाम से। जिस तरह यहाँ पे ऑलरेडी जोन बने हुए हैं कि लाहौर के नाम से मैंने एक जोन बनाया। अब उस जोन के अंदर मैंने 7 रीजन बनाए, जोन ए, जोन बी, जोन सी, जोन डी, जोन ई और जोन एफ। ये बेसिकली मेरे रीजन्स के नाम हैं। मैं बेसिकली यहाँ पे नाम भी दे सकता हूँ और हर एक रीजन में मैंने एरियाज बनाए। फॉर एग्जांपल जोन ए के अंदर मेरे पास अस्करी है, हरबंसपुरा है, DH फेजेट है, शालीमार है, शादबाग है, तो मैं अपने वहाँ पे एरिया डिफाइन कर देता हूँ और एंड के ऊपर ये एरिया कस्टमर के साथ लिंक हो जाता है और ये एरिया आपके सेल्समैन जो ब्रोकर आपने ओपन किए उनके साथ लिंक हो जाता है। और जब किसी भी इनवाइस के ऊपर मैं कस्टमर सेलेक्ट करता हूँ तो डेफिनेटली मुझे एरिया वाइज उसकी रिपोर्ट मिलती है और एरिया क्लब होके सारे हमारे पास रीजन्स की रिपोर्ट बनती है और रीजन क्लब होके हमारे पास जोन्स की रिपोर्ट्स बनती हैं। इसी तरह अगर मुझे सेल्समैन को भी मैं एरिया के साथ लिंक कर दूं और कोई सेल्समैन मेरा किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर लिंक हो या कोई एरिया मेरा किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर लिंक हो, तो उससे मैं आपको सेल्समैन से एरिया की रिपोर्ट्स और सेल्समैन से रीजन की रिपोर्ट्स और सारी रिपोर्ट से जनरेट हो सकती हैं। इस तरह जब मैंने जोन मैनेजमेंट आप लेगा तो मैं लिंक कस्टमर टू एरिया, सबसे पहले हमारे पास इस यहाँ पे सारे कस्टमर शो हो रहे होते हैं और मैं उनको एरिया लिंक कर रहा होता हूँ कि ये इस एरिया से बिलोंग करता है, ये इस एरिया से बिलोंग करता है, ये इस एरिया से बिलोंग करता है, और उनको मार्क करने के बाद मैं उन्हें सेव कर देता हूँ। अब उसके बाद सेल्समैन को भी मैं एरिया से लिंक कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरे पास सेल्समैन आ रहे हैं और यहाँ पे मेरे पास एरिया की लिस्ट आ रही है, तो मैं एरिया को भी कर सकता हूँ, मैं जोन को भी कर सकता हूँ, मैं रीजन को भी कर सकता हूँ।
तो मैं जिस लेवल पे भी सेल्समैन को लिंक करता हूँ तो मुझे उसकी बेस के ऊपर क्या होती है, रिपोर्टिंग जनरेट होती है। अगर किसी इनवॉइस के ऊपर मैं कोई सेल्समैन सेलेक्ट कर देता हूँ तो डेफिनेटली वो रिफ्लेक्ट होकर एरिया में जाता है और एरिया का टोटल रिफ्लेक्ट होकर आपके पास रीजन में आता है और रीजन का रिफ्लेक्ट होकर जोन में आता है। तो बेसिकली हमने 3 टर्मिनोलॉजीज यूज़ किए या 3 लेवल यूज़ किए जोन के ब्रेकअप बनाने के। कि एक सबसे पहला लेवल जिसको हमने जोन का नाम दिया, जिसको कुछ भी कह सकते हैं, जस्ट आपने वो ओपन यहाँ पे करना है। इस तरह जो लेवल बी है जो जोन के नीचे आता है वो रीजन है, आप उसे प्रोविंस कह सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, जस्ट आपने वो नाम यहाँ पे ओपन करने। इस तरह बार हमारे पास तीसरा लेवल एरिया है, आप इसमें सारे एरिया ओपन कर सकते हैं। इसके बाद चौथा लेवल हमारे पास कस्टमर है। तो इन सारों की बेस पे हम आपको जोन और एरिया मैनेजमेंट की रिपोर्ट्स आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। ये तो वही हैं जो अभी मैंने आपको बताया। इसके बाद हमारे पास ड्राइवर रजिस्ट्रेशन है, एक हमारे पास फॉर्म है, हमारे पास डिस्पैच और जो डिलीवरी के फॉर्म्स हैं उनके ऊपर आपके पास ड्राइवर के अक्सर नेम आ रहे होते हैं। तो बाज़ दफ़ा हमें ड्राइवर के नेम प्री डिफाइन करने होते हैं, हमने पहले से डिफाइन करने सिस्टम में। उसका अगर कोई लाइसेंस की डिटेल है, उसके CNIC की डिटेल है, और ये ड्राइवर आगे मेरे पास रिफ्लेक्ट होते हैं मेरे मल्टीपल फॉर्म्स के ऊपर। सेव कर दी। फॉर एग्जांपल मैं आता हूँ डिस्पैच के ऊपर, इसलिए मेरे डिस्पैच है तो ऑलरेडी मेरे पास ड्राइवर का नेम यहाँ पे शो हो रहा है। आप यहाँ से भी ड्राइवर का नेम एंटर कर सकते हैं, लेकिन प्री डिफाइन भी आप उसको बना सकते हैं। जो सबसे एंड है और सबसे इम्पोर्टेंट है वो हमारे पास टैक्स कोड के नाम से। बेसिकली टैक्स बोर्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम पाकिस्तान के किसी भी सूबे में अगर कोई सर्विसेज दे रहे हैं या सप्लाईज दे रहे हैं, बेसिकली सर्विसेज दे रहे हैं, तो उस सूबे की जो टैक्सेशन का जो प्रोसेस होता है वो दूसरे सूबों के हिसाब से डिफरेंट होता है, उसकी परसेंटेज डिफरेंट होती है, उसका प्रोसेस डिफरेंट होता है। तो उसको कैटर करने के लिए हमने टैक्स बोर्ड बनाया। फॉर एग्जांपल मैं जब पंजाब का टैक्स बोर्ड बनाता हूँ तो मैंने उसको यहाँ पे एंटर किया। मैंने उसे बताया कि आपका सिस्टम कोड ऑटोमेटिकली उसका नाम, उसके मैंने कुछ पैरामीटर सेट किए कि ये एक्टिव होगा, डिफ़ॉल्ट होगा, ये शो हो रहा होगा डिफ़ॉल्ट में। तो हमारे कुछ पैरामीटर्स होते हैं कि एक्टिव होगा, डिफ़ॉल्ट में यही शो होगा, ये ऑटो इंक्रीमेंट होगा 1 और इसकी सेपरेट सीक्वेंस होगी और ये ईयर के बाद ये नंबर चेंज होगा। फॉर एग्जांपल मैं 2 सूबों में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ तो उसके एक अपना इनवाइस नंबर सीक्वेंस होगी और इसके अपनी इनवाइस नंबर की सीक्वेंस होगी। तो उसको मेंटेन करने के लिए मैंने इसकी सेटिंग करनी होती है और साथ में उसको ये भी बताना होता है कि GL का कोड उसको कौन सा लगेगा। जब अगर आप मेरा पूरा ERP यूज़ कर रहे हैं तो जब मेरी सेल इनवाइस बनेगी, जब उसका रिसीवेबल का हमने इफेक्ट बुक कराना होगा तो उसमें जो सेल टैक्स की फिगर होगी, अमाउंट होगी, वो किस हेड में जाके डेबिट या क्रेडिट होगी, तो उसकी डिटेल सारी मैंने टैक्स बुक बोर्ड पे देनी है। तो यहाँ पे तकरीबन जितने भी टैक्स बुक बोर्ड है हमने बाय डिफॉल्ट सारे बना दिए, लेकिन आप अपने हिसाब से भी इसको बना सकते हैं। जैसे हमारे पास नंबर 1 पे पंजाब है, नंबर 2 पे सिंध है, नंबर 3 पे KPK है और नंबर 4 पे आपके पास बलूचिस्तान है। इस तरह में सारे नंबर यहाँ से। और बेसिकली ये आपके फिर सेल्स इनवाइस, सेल ऑर्डर से लेके और सेल इनवाइस पे चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं। और बेसिकली जो आपका सेल टैक्स नंबर होता है, जो इनवाइस नंबर होता है, वो बेसिकली यही नंबर होता है जो हम टैक्स बुक बोर्ड से ही गेट करते हैं। फॉर एग्जांपल जब आप इनवाइस पे आते हैं तो यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं कि जो इनवाइस है ये किसकी है। ये अगर पंजाब की है तो वो यहाँ से सीक्वेंस ऑटोमेटिकली जनरेट कर रहा होता है। तो सिस्टम क्या करता है, उसकी सीक्वेंस, उसके जो टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से जो भी डिटेल है वो मेंटेन कर रहा होता है। तो ये था आज का हमारा सेल्स मैनेजमेंट के मास्टर डेटा के हवाले से सेशन। इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में आपको सेल्स मैनेजमेंट के ट्रांजैक्शंस और उसके बाद उससे नेक्स्ट सेशन में आपको सेल्स की रिपोर्ट के बारे में डिटेल से बताएंगे।